नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और न्यूज एट 5 में सबसे पहले आपको सस्ते होम लोन से जुड़ी एक बड़ी खबर बताते हैं। आरबीआई की तरफ से होम लोन का रिस्क वेटेज घटाने के बाद देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने घर खरीदारों को सस्ते लोन का एक बड़ा तोहफा दिया है। एसबीआई ने 75 लाख से ज्यादा के होम लोन पर ब्याज दरों में 10 बेसिस पॉइंट यानी 0.10% की कटौती का ऐलान किया है। एसबीआई ने होम लोन की दरें 8.65% से घटाकर 8.55% कर दी हैं। होम लोन की नई दरें 15 जून से लागू होंगी। आरबीआई ने 30 लाख से 75 लाख रुपए तक के होम लोन पर रिस्क वेटेज 50% से घटाकर 35% कर दिया है, जबकि 75 लाख रुपए से ज्यादा के दाम वाले होम लोन पर रिस्क वेटेज 75% से घटाकर 50% किया है। रिस्क वेटेज घटने से बैंकों को फायदा होता है, क्योंकि उन्हें दिए गए लोन के बदले कम पूंजी अलग रखनी पड़ती है। और अनुराग शाह मेरे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुराग, तो ये माने कि यहां पर आरबीआई की तरफ से एक गिफ्ट दिया गया घर खरीदारों के लिए और जो बैंकों ने पास करना शुरू किया है, सबसे पहले एसबीआई ने पास किया इसे। जी बिल्कुल, जैसा कि ये जो रिस्क वेटेज है आरबीआई ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी में कम किया था, 75 लाख से ज्यादा के जो लोन थे वहां पर जो रिस्क वेटेज था वो 75% से कम करके 50% करा था, जबकि 30 लाख से 75 लाख का जो लोन थे वहां पर जो रिस्क वेटेज था उसको 50% से घटाकर 35% किया था। तो उसी का जो फायदा है अब वो बैंकों ने देना शुरू कर दिया है। अगर मैं सिंपल मैथमेटिक्स में अगर हमारे दर्शकों को समझाऊं तो जितना जो होम लोन का पूरा पोर्टफोलियो होता है, अगर एसबीआई का जो होम लोन का पोर्टफोलियो है वो 20,000 करोड़ का है, तो उसका जो रिस्क वेटेज पहले हुआ करता था 15,000 करोड़ और कैपिटल एडुकेशन रेशियो अगर उसको मैं उससे गुणा करूं तो जो करीबन 1350 करोड़ रुपए उनको देने पड़ते थे। जबकि अब ये रिस्क वेटेज जिस तरह से 75% से घटाकर 50% हो गया है, तो इसका जो 50% रिस्क वेटेज के हिसाब से 900 करोड़ का ही एक लागत आएगी। तो इस वजह से जो 450 करोड़ रुपए का एसबीआई को फायदा हो रहा है, तो वो एसबीआई ने 10 बेसिस पॉइंट की जो कटौती की है ब्याज दरों में, होम लोन की दरों में, तो वो ग्राहकों को पास ऑन हुआ है। अभी एसबीआई ये पहला बैंक है और उम्मीद करते हैं कि आगे चल के दूसरे बैंक भी है वो जो अपना 75 लाख से ज्यादा का होम लोन है उसमें कटौती करेंगे। हालांकि जो छोटे टिकट साइज के लोन है, जो 75 लाख से कम वाले लोन है, यानी जो 30 लाख से लेकर 75 लाख के, क्योंकि वहां पर जो रिस्क वेटेज है वहां वो आरबीआई ने ज्यादा नहीं घटाया था, केवल 50% से घटा के उसको 35% किया, तो वहां ज्यादा गुंजाइश है नहीं बैंकों के पास। इसलिए जो 75 लाख से ज्यादा के लोन है वहां पर ही लोगों को फायदा होगा भी। ठीक अनुराग, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो 75 लाख से ज्यादा जिनका लोन है होम लोन, उनके लिए आरबीआई की तरफ से गिफ्ट है। 10 बेसिस पॉइंट की कटौती की है होम लोन की दरों में एसबीआई ने, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में कुछ और बैंक करें। लेकिन एक और फायदे की खबर है जो आपके लिए, वो आपको बताते हैं। अगर आप शताब्दी ट्रेन से सफर करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। रेलवे 1 जुलाई से कई रूट्स पर शताब्दी के किराए में 30% तक की कटौती करने जा रहा है। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रेलवे ने 2 रूट्स पर शताब्दी के किराए घटाए हैं। हालांकि इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस लगाई गई हैं, यानी कुछ शर्तों के साथ ये छूट मिलेगी। दरअसल ये वो रूट्स हैं जहां अंतिम स्टेशन तक की यात्रा से पहले सीटें खाली हो जाती हैं। वैसे रूट्स पर शताब्दी के किराए में भारी कमी होगी। रेलवे ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दिल्ली, जयपुर, अजमेर और चेन्नई से बेंगलुरु, मैसूर शताब्दी के किराए में 20 से 30% तक की कटौती की है, जिसके बाद यात्रियों ने दिलचस्पी भी दिखाई है। रेलवे का मकसद वैसे यात्री जो वॉल्वो या टैक्सी से सफर करते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करना है। इस मामले पर जी बिजनेस संवाददाता समीर दीक्षित ने रेलवे बोर्ड के मेंबर ट्रैफिक मोहम्मद जमशेद से खास बातचीत की। के किराए कम होने की जो खबर है, इसमें किस तरीके से क्या प्लान चॉकआउट किया है आपने और कैसे आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहेंगे? देखिए, हम इस योजना के बारे में आपको बताना चाहेंगे। ये शताब्दी जो ट्रेन है ये इंटरसिटी ट्रेन है और इंटरसिटी में ये एक एयर कंडीशन सर्विस प्रोवाइड करती है। हमारे यहाँ बहुत सारी शताब्दी चलती हैं जो बहुत सारे पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह पे इंटरसिटी ट्रेन चल रही हैं। इसमें हम लोग ये एनालिसिस करते हैं और मार्केट एनालिसिस करने के बाद कि इन शताब्दीज़ में कुछ एरियाज़ में, कुछ लेग्स में, जिसे कहते हैं लेग्स ऑफ जर्नी, उनमें हम लोग असेसमेंट करते हैं कि अगर कहीं पे हम लोगों का ऑक्यूपेशन अच्छा नहीं है और देयर इज़ ए कॉम्पिटिटिव मोड भी है साथ में, तो वहाँ पे उसको और कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए उन लेग्स में, सर्टेन स्पेसिफिक लेग्स में हम लोगों ने कुछ कंसेशंस दिए हैं। जो डिस्काउंट कह दें या जो आपने किराया कम किया है लास्ट वाइल में, कितना परसेंटेज
इसमें आपने कमी करी है किराए के लिहाज से, और सीधी टक्कर के आप जो रोडवेज को देना चाहते हैं, कितना आपको लगता है कि इससे फ़ायदा आपको मिला है? देखिए 20 से 30% इसमें हम लोगों ने डाउनवर्डली रिवाइज किया है इनको। आप कह लें कि इनको हम लोगों ने डिस्काउंट दिया है, 300 रुपये का फिक्स्ड फेयर हम लोगों ने कर दिया है। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि पहले महीने में ही हमारी जो ऑक्यूपेंसी थी उन लेग्स में वो 20% से 40% तक बढ़ी। उधर जल्दी देश में कहीं भी कर्मचारियों को अब एक समान योग्यता के बदले एक समान ही वेतन मिलेगा। मोदी सरकार एक योजना पर काम कर रही है। मंत्रालय के स्तर पर इसकी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक यूनिवर्सल मिनिमम वेज से जुड़ा कोड बिल अगले हफ्ते कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। देखिए जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देश में भेदभाव होगा खत्म, योग्यता के मुताबिक मिलेगा समान वेतन। आपका ड्राइवर हो, घर में काम करने वाले नौकर या फिर वॉचमैन, इनको कितना न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, इसके लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार देश में भेदभाव खत्म करने जा रही है। वेज कोड बिल के पास होने के बाद किसी भी राज्य में किसी भी सेक्टर के कर्मचारी को उनकी योग्यता के आधार पर बराबर न्यूनतम सैलरी मिलेगी। मसलन नॉन स्किल्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और हाई स्किल्ड कैटेगरी में क्लासिफिकेशन के आधार पर न्यूनतम सैलरी का निर्धारण होगा। राज्यों को न्यूनतम सैलरी की अनिवार्यता को पालन करना होगा, पर अधिकतम सैलरी वो अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। नया कानून हर सेक्टर और हर क्लास के वर्कर के लिए लागू होगा। पार्लियामेंट से बिल पास होने के बाद कानून बनेंगे और अलग अलग कैटेगरी के लिए मिनिमम वेज तय करने के लिए राज्यों के बीच कंसल्टेशन होगा। प्रस्तावित कोड बिल में मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट ऑफ 1936, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट ऑफ 1965 और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976 के प्रावधान शामिल होंगे। लेबर मिनिस्ट्री चाहती है कि मॉनसून सेशन में इस बिल को पार्लियामेंट से पास करा लिया जाए। जानकारी के मुताबिक लॉ मिनिस्ट्री से भी कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। फिलहाल नॉन स्किल्ड लेबर के लिए केंद्र सरकार की ओर से मिनिमम 325 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से तय किए गए हैं, लेकिन हर राज्य में अलग अलग दिए जाते हैं। हालांकि पुडुचेरी में ये 55 रुपए प्रतिदिन है, जबकि दिल्ली में 331 रुपए प्रतिदिन। वहीं 11 राज्यों में यह आंकड़ा 160 से 200 रुपए प्रतिदिन के बीच है, जो 13 राज्यों में 200 से 300 रुपए प्रतिदिन है। जाहिर है, अगर यही पैमाना नए कानून के मुताबिक होगा तो पूरे देश में नॉन स्किल्ड लेबर के लिए न्यूनतम वेज 325 रुपए प्रतिदिन होगी। नए बिल में शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज और एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए मिनिमम वेज को भी शामिल कर लिया जाएगा। इसका मतलब है कि जिस कर्मचारी की सैलरी 18,000 रुपए से ज्यादा है, उसके लिए भी न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाएगा। फिलहाल कानून के मुताबिक 18,000 रुपए से कम सैलरी में एक समान सैलरी देने का प्रावधान है। वर्तमान नियमों के मुताबिक मिनिमम वेतन की अनिवार्यता सिर्फ शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज और एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए है, लेकिन आने वाले वक्त में ये नियम सभी सेक्टर्स पर लागू होंगे। यूनिवर्सल बेसिक इनकम की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा सकता है। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़े हुए हैं। प्रकाश, वेज कोड बिल को सरकार ला तो रही है, लेकिन कैसे पूरे देश में लागू किया जाएगा, कोई रोडमैप बताया सरकार ने? देखिए, सरकार की कोशिश ये है कि जो बेसिक इनकम हो वो देश में हर किसी का एक जैसा हो, उसकी योग्यता के हिसाब से। और उसके मद्देनज़र सरकार ने जो 44 लॉज थे, जिसको क्लब करके 4 कोड बन रहे हैं, उसमें एक कोड जो मिनिमम वेजेस का है, वेज कोड जो है, जिसको कि कैबिनेट में अगले हफ्ते इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वहाँ से अप्रूवल के बाद लेबर मिनिस्ट्री की कोशिश ये है, इच्छा ये है कि इसको मानसून सेशन में पास भी करा लिया जाए। कोशिश ये है कि जो मिनिमम वेजेज हो वो पूरे देश में एक जैसा हो। इस बिल को लागू होने का मतलब ये है कि पूरे देश में मिनिमम वेज हर किसी की योग्यता के आधार पे एक जैसी होगी। मैक्सिमम जो सैलरी है वो कितनी होगी वो राज्य अपने हिसाब से तय करेंगे। जैसे कि अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, अगर नॉन स्किल्ड लेबर है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से देखें तो 325 रुपये प्रतिदिन का उनका जो वेतन है, जो उनका वेज है। अगर इसी को पैमाना मान लें तो इसका मतलब ये हुआ कि देश में हर राज्य में 325 रुपये मिनिमम वेज होगा, अगर इसी को पैमाना मान लेते हैं। इसके ऊपर वहाँ की जो स्थितियाँ हैं, अगर वो शहर किस कैटेगरी का है, वहाँ पे और खर्चे क्या हैं, उसके हिसाब से उसकी सैलरी से ज़्यादा होनी चाहिए, वो राज्य तय करेंगे। ठीक है, शुक्रिया प्रकाश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं।
जल्दी ही चिट्ठी, पत्री, स्पीड पोस्ट, पार्सल जैसे सेवाओं के दाम बढ़ सकते हैं। पोस्टल विभाग 15 साल के बाद इन सेवाओं की नई दरें लागू करने की तैयारी कर रहा है। साथ ही जीएसटी लागू होने के बाद भी पोस्टल सेवाएं लोगों की जेब पर भारी पड़ेंगी। ये रिपोर्ट देखिए। पोस्टल विभाग के जरिए पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, प्रिंटेड पोस्ट कार्ड, पार्सल भेजना जल्द ही महंगा हो सकता है। पोस्टल विभाग ने इनकी दरों में आखिरी बढ़ोतरी 2002 में की थी, लेकिन इसके बाद इनकी प्रिंटिंग के खर्च में 250% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी तक इनके दाम रिवाइज नहीं हो सके हैं। पोस्टल विभाग को पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, प्रिंटेड पोस्ट कार्ड, पार्सल जैसी सर्विसेज से करीब 1400 करोड़ रुपए की आय होती है। अब विभाग इनकी दरों में 20 से 30% की बढ़ोतरी करेगा। इसके बाद इनसे 2000 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। फिलहाल पोस्टल विभाग को सालाना 6000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। फिलहाल एक पोस्ट कार्ड 50 पैसे में बिकता है, इसकी कीमत बढ़कर 2 रुपए हो सकती है। वहीं 2.5 रुपए वाले इनलैंड लेटर की कीमत 9 रुपए हो सकती है। 6 रुपए के प्रिंटेड पोस्ट कार्ड की कीमत बढ़कर 9 रुपए हो सकती है। 500 ग्राम का पार्सल भेजने के लिए 19 रुपए लगते हैं, जो बढ़कर 30 रुपए हो सकते हैं। इसी तरह स्पीड पोस्ट, पार्सल पोस्ट, पोस्टल इंश्योरेंस और ई-कॉमर्स पैकेट भेजने पर 15% सर्विस टैक्स लगता है। जीएसटी के बाद इन सेवाओं पर 18% टैक्स लगेगा, यानी 20 रुपए वाली सर्विस पर फिलहाल करीब 3 रुपए टैक्स लगता है, जो जीएसटी के बाद बढ़कर करीब 3 रुपए 60 पैसे हो जाएगा। इससे पहले पोस्टल सेवाओं की दरें बढ़ाने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी थी, लेकिन वित्त मंत्री ने फाइनेंस बिल के जरिए इसमें बदलाव करते हुए मंत्रालय को दरें बढ़ाने का अधिकार दे दिया। सूत्रों के मुताबिक दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने दरें बढ़ाने को सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। असीम मनचंदा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। द सुप्रीम कोर्ट ने परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन को आधार से जोड़ने के सरकार के फैसले पर मुहर लगाई है। हालांकि आंशिक तौर पर पैन को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जिनके पास पहले से आधार नंबर है उन्हें पैन को आधार से जोड़ना जरूरी होगा, लेकिन सरकार उन लोगों को आधार कार्ड बनवाने के लिए दबाव नहीं डाल सकती है जिन्होंने इसे नहीं बनवाया है। सरकार ने 30 जून तक लोगों से अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने का आदेश दिया था। सरकार के आदेश के मुताबिक जिन लोगों ने अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा है उनका पैन नंबर रद्द माना जाएगा। पैन को आधार से लिंक करने के फैसले का बचाव करते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इससे फर्जी अकाउंट को खत्म करने में मदद मिलेगी। देखिए, बड़ा अहम फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस नए कानून को, जो इनकम टैक्स के प्रावधान का कानून है, इसको वाजिब पाया और कोर्ट ने कहा कि संसद को अधिकार है कानून बनाने का और इस कानून में कोई गलती नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरा, कोर्ट ने ये भी कहा कि जो इनकम टैक्स असेसी हैं जिनके पास आधार है उनको लाजमी ये आधार कार्ड लिंक करना ही पड़ेगा। और आपको मालूम है कि 115 आधार कार्ड इशू हो चुके हैं हिंदुस्तान में। 125 करोड़ की आबादी है, तो मेरा अनुमान ये है कि शायद ही 150 आदमी ऐसे हों इस मुल्क में जिसमें जो इनकम टैक्स असेसी हैं लेकिन जिन्होंने आधार ना लिया हो। I think it's a very meaningful judgment. Apart from the consequences of what relief is being given, there's also, I think, a very broad discussion in the judgment, which would certainly be helpful for the constitutional bench. उधर हाल ही में दुनिया भर में हुए साइबर अटैक के बाद सरकार जीएसटी नेटवर्क यानी जीएसटीएन को फुल प्रूफ साइबर सिक्योरिटी देने की तैयारी कर रही है। साइबर सिक्योरिटी को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंप दी है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फाइनेंशियल सेक्टर के लिए सीईआरटी की डेडिकेटेड टीम बनाई जाएगी। कमेटी ने विदेशी एक्सपर्ट्स की सेवाएं लेने और रिसर्च विंग बनाने की भी सिफारिश की है। रिसर्च विंग में साइबर एक्सपर्ट और कंप्यूटर साइंटिस्ट को हायर करने की सिफारिश की गई है। साथ ही साइबर सिक्योरिटी को लेकर दिल्ली में एक साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाने का सुझाव दिया गया है। आईटी एक्ट में संशोधन के लिए सरकार जल्द ही कैबिनेट नोट लाने की भी तैयारी कर रही है। साइबर सिक्योरिटी पर कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी सीईआरटी ने अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी के साथ करार भी किया है। आपको बता दें कि बजट में भी वित्त मंत्री ने साइबर सिक्योरिटी पर जोर दिया था। उधर सरकारी बैंकों के एनपीए की क्या स्थिति है, डूबते कर्ज को बचाने के लिए बैंकों ने क्या कदम उठाए हैं और भविष्य में क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इन्हीं सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली सोमवार यानी 12 जून को
सभी सरकारी बैंकों के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव से मिलेंगे। इस बैठक में एमएसई, क्रेडिट, स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा योजना को लेकर भी चर्चा होगी। इस बैठक में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिव्यू के अलावा बैंकों की बैलेंस शीट साफ करने के लिए उठाए गए कदमों पर भी चर्चा होगी, जिससे वो नए लोन दे सकें। एनपीए रिकवरी के लिए टर्न अराउंड प्लान भी मांगा जाएगा। इस बैठक में फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लिटरेसी और सोशल सिक्योरिटी स्कीम का भी रिव्यू किया जाएगा। जीएसटी को लेकर बैंक कितना तैयार है, बैठक में इसका भी रिव्यू किया जाएगा। तो यहां पर रोक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।